ओके, तो हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था, पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस को। अब इसको समराइज कर देते हैं, पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस को। क्लियर? ठीक हो गया। तो पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस को समराइज कर देते हैं। ओके, क्लियर? तो जो पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है, ठीक हो गया। पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस को हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। केवल का मतलब है कि जो ब्लड होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू एंटर होता है। क्लियर? तो इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे? तो हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस भी लिखते हैं। पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस लिखते हैं। पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। अब पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस कब होता है? क्लियर? जब आपको पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। पोर्टो पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। ओके, क्लियर? अब पोर्टल हाइपरटेंशन कब होती है? सपोज एक पेशेंट है, उसको सिरोसिस हुआ। सिरोसिस हुआ। सिरोसिस में क्या होता है? लीवर के अंदर फाइब्रोसिस होती है, पैरेन्काइमा की फाइब्रोसिस होती है। अब फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा? जो पोर्टल सिस्टम है उसके में ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन टू पोर्टल फ्लो ये बढ़ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन टू पोर्टल फ्लो बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जब पोर्टल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है तो पोर्टल सर्कुलेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है, जो ब्लड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा? वो जाएगा रिट्रोग्रेड फ्लो के अंदर। रिट्रोग्रेड फ्लो के अंदर जाना शुरू कर देगा। ओके, रिट्रोग्रेड फ्लो के अंदर जाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि पोर्टल वेन में कोई वैल्व भी नहीं होता। फिर वो कुछ अनास्टोमोस बनाएगा, कुछ अनास्टोमोसिस क्रिएट करेगा। अनास्टोमोसिस क्यों क्रिएट करेगा? ताकि वो कैवल सिस्टम में एंटर हो जाए, और कैवल सिस्टम में एंटर होने के बाद ताकि वो ब्लड चला जाए कैवल सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया। तो ये बेसिक अनास्टोमोसिस होता है। अब जो अनास्टोमोसिस होता है, पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस, ये आपको तीन जगह पे देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका आ जाएगा इसोफेगस। ओके, नंबर टू आपका आ जाएगा, कहने का मतलब है इसोफेगस। नंबर टू अम्बलाइकस। और नंबर थ्री आपका आ जाएगा, ओके, नंबर थ्री आपका रेक्टम। इन तीन जगह पे आपको देखने को मिलता होता है। अब इसोफेगस में जो पोर्टल वेन होती, इस इसोफेगस में जो नास्टामोसिस होता है, दो वेन के दरमियान में होगा। क्लियर? वो दो वेन कौन कौन सी होती है? नंबर वन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, ओके, ये किस वेन का पार्ट होती है? ये पोर्टल वेन का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? पोर्टल वेन का। ओके, जो दूसरी अनास्टोमोसिस वाली वेन होती है वो होती है आपकी, कहने का मतलब है इसोफेजियल वेन। इसोफेजियल वेन। और जो इसोफेजियल वेन होती है ये किसका पार्ट होती है? एजाइगस का। और जो एजाइगस होती है उसने कहाँ खत्म होना है? सुपीरियर वेना कैवा में। ठीक हो गया। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब इस अनास्टोमोसिस की वजह से क्या होता है? इस अनास्टोमोसिस की वजह से जो आपकी इसोफेजियल वेन है, ओके, इसोफेजियल वेन है, उसकी डायलेटेशन देखने को मिलती है। डायलेटेशन देखने को मिलेगी और फिर ये फट जाएगी। जब ये बर्स्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ओके, ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसिस। ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसिस हो जाएगा। और जब इसोफेजियल वायरसिस होगा तो पेशेंट को क्या होगा? हेमाटोमिसिस होगा। हेमाटोमिसिस का मतलब है ब्लड इन वॉमिटिंग। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं अम्बलाइकस पे। अम्बलाइकस में जो आपको नास्टोमोसिस होता है वो कौन सी वेन्स के दरमियान में देखने को मिलता है? नंबर वन, पैरा अम्बलाइकल वेन। पैरा अम्बलाइकल वेन। अब जो पैरा अम्बलाइकल वेन है वो पोर्टल में आपको देखने को मिलती है। और दूसरा आपका सुपीरियर और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक। जो सुपीरियर और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक होता है, ओके, वो आपकी किसका होता है? वो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा का पार्ट होता है। ठीक हो गया। जब इनके दरमियान अनास्टोमोसिस होता है तो जो आपकी एपिगेस्ट्रिक वेन है वो डायलेट हो जाती है। क्लियर? इसकी वजह से कौन सी वेन डायलेट हो जाएगी? एपिगेस्ट्रिक वेन डायलेट हो जाएगी। जब एपिगेस्ट्रिक वेन डायलेट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कैपुट मेडुसी हो जाएगा एब्डोमेन के अराउंड। ओके, कैपुट मेडुसी हो जाएगा। लास्ट है आपका रेक्टम वाला। जो रेक्टम वाला है इसमें जो नास्टोमोसिस होती है वो आपको किसके दरमियान देखने को मिलती है? जो नास्टोमोसिस होती है वो सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडल इंफीरियर रेक्टल वेन। जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाती है, जो कि पोर्टल वेन में जाती है फाइनली। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपका
इंफीरियर रेक्टल वेन, इंफीरियर एंड मिडल रेक्टल वेन। ठीक हो गया। ये कहाँ खत्म होती है? ये आपके इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होती है। जब ये वेन डायलेट हो जाती है, खास तौर पर कौन सी? इंफीरियर रेक्टल वाली। ओके। रेक्टल वेन जब डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इंटरनल हेमोरॉइड होगा, इंटरनल हेमोरॉइड होगा। और जो इंटरनल हेमोरॉइड होती है वो क्या करवाती है? हेमाटोचीजिया कराती है। ओके। हेमाटोचीजिया का मतलब है फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग। ओके। फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके। तो ये सारा ड्रेनेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग वाला। अब हम जल्दी जल्दी नाइटमी को खत्म करते हैं, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। तो अब हम एनल किनाल के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था एनल किनाल के दो पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। जो आपका एनल किनाल होता है, एनल किनाल आपका 3 सेंटीमीटर का होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट, ओके, और डिस्टल पार्ट। जो प्रोक्सिमल पार्ट था वो आपका बनता था हाइंड गट से, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो आपका कहाँ से बनता है? वो आपका एक्टोडर्म से बनता होता है। और इन दोनों पार्ट को डिफरेंशिएट करने वाली लाइन कौन सी होती है? डेंटेट लाइन। यानी एनल किनाल के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं डेंटेट लाइन या पैक्टिनेट लाइन। ये डेंटेट लाइन जा रही है पूरी की पूरी। यानी पैक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो एंडोडर्म से बनेगा, हाइंड गट से बनेगा। ठीक हो गया। हाइंड गट की एंडोडर्म से बनेगा। और जो इससे नीचे वाला पार्ट होगा वो स्किन की एक्टोडर्म से बनेगा। ओके। इसका मतलब है ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का ओरिजिन ही डिफरेंट है। दैट इज वाई कि जो आपका प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ओके, उसकी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, मतलब विसरल इनर्वेशन होती है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आती है, T12 से लेकर L3 तक। और आर्टरी कौन सी आती है? हाइंड गट वाली, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। वेन कौन सी है? हाइंड गट वाली, सुपीरियर रेक्टल वेन, जो कि इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाती है, वो सप्लीनिक वेन में जाती है, और पोर्टल वेन में जाती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हाइंड गट वाली, इलियक लिम्फ नोड में जाती है। जो इससे नीचे वाला पार्ट है वो एक्टोडर्म से बना है। एक्टोडर्म से बना है मतलब इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो सोमैटिक होती है। सोमैटिक का मतलब है कि अगर इस पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, हेमोरॉइड होता है, तो वो पेनफुल होता है। जो आपका इंटरनल हेमोरॉइड है, जो कि पेक्टिनेट ग्लैंड से ऊपर वाला होता है, वो पेनलेस होता है क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है। लेकिन इससे नीचे वाला पेनफुल है क्योंकि सोमैटिक नर्व सप्लाई है। ऊपर वाले का T12 से लेकर L3 था, जबकि सोमैटिक पार्ट का S2 S3 S4 है। जो नीचे वाला डिस्टल पार्ट है उसकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, जो कि इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज इंफीरियर रेक्टल वेन में जो इंटरनल पुडेंटल वेन में जाती है, वो इंटरनल इलियक वेन में जाती है, और वो फाइनली कॉमन इलियक वेन में और इंफीरियर वेना कैवा में जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड में जाती है। मतलब सब चीजें डिफरेंट होती है ऊपर वाले पार्ट की और नीचे वाले पार्ट की। जो ऊपर वाले पार्ट की जो होता है डिजीज, वो इंटरनल हेमोरॉइड है, और एपिथेलियम इसमें चूंकि कलमनर है तो एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक हो गया। जो इससे नीचे वाला पार्ट है उसका एक्सटर्नल हेमोरॉइड है जो पेनफुल होता है। इसके अलावा एनल फिशर है, वो भी पेनफुल होते हैं। और स्क्वेमस सेल कैंसर है क्योंकि एपिथेलियम स्किन वाली है। अब इंटरनल हेमोरॉइड क्या होते हैं? इंटरनल हेमोरॉइड क्या होते हैं? डायलेटेशन होती है एनल वीनस प्लेक्सस की। अब जो हेमोरॉइड होते हैं ये आपको ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलते हैं। अब चूंकि इंटरनल हेमोरॉइड डेंटेड लाइन से ऊपर होते हैं, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है, तो ये पेन लेस होती है। जबकि एक्सटर्नल हेमोरॉइड की सोमैटिक इनर्वेशन होती है, इंटरनल पुडेंटल नर्व होती है, तो ये पेनफुल होते हैं अगर थ्रोम्बोसिस हो गया। एनल फिशर ये भी पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाला पार्ट का होता है। एनल फिशर का यही पॉइंट मिलेगा कि जब पेशेंट डेफिकेट करता है तो आपको पेन देखने को मिलता है, ब्लड ऑन वॉमिट, ब्लड ऑन टॉयलेट पेपर, हिमाटोचीजिया देखने को मिलता है। जो आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है वो आपका किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं होता, किसी भी जगह पे हो सकता है। जो एनल फिशर होता है ये पोस्टीरियर मिड लाइन में होता है, बिल्कुल दरमियान में, और पोस्टीरियर मिड लाइन में होता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया की ब्लड सप्लाई काफी पुअर होती है। ब्लड सप्लाई पुअर होती है, स्कीमिया होता है, नेक्रोसिस होती है, और उस पार्ट में डिफेक्ट आ जाता है, टीयर आ जाता है, उसको बोलते हैं एनल फिशर। ठीक हो गया। और इसका भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। यानी कोई पेशेंट जो फाइबर नहीं लेता उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल हो गए, हार्ड स्टूल क्या करेंगे? इनल किनाल की एपिथेलियम को डैमेज करेंगे, टीयर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इनल फिशर। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये पार्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा लीवर वाला टॉपिक है, और बिलियरी स्ट्रक्चर्स है, फीमोरल रीजन है, और हर्नियास वगैरह है।
लगता है आज नाइट में ही खत्म करनी पड़ेगी। ओके। हम्म। तो हम स्टार्ट करते हैं लीवर वाला टॉपिक। ओके, लीवर वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर। लीवर और इससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये लीवर है, थोड़ा सा रेस कर देते हैं स्ट्रक्चर को, सबको मिटा देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब जो लीवर होता है, लीवर हमारा एक वो ऑर्गन है जिसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन भी है, जीआईटी के भी बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता होता है। क्लियर। अब जो लीवर का एक फंक्शनल यूनिट होता है वो एक हेक्सागोनल होता है। ओके। लीवर के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवर का जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो एक लोब्यूल होगा जो हेक्सागोनल होता है। ठीक हो गया। हेक्सागोनल होता है। इस हेक्सागोनल के सेंटर में एक वेन होती है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल। ओके, वेन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल वेन बोलते हैं। ओके, सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल वेन आपको देखने को मिलती होती है। और इसके हर एंड्स के ऊपर आपको पोर्टल ट्रैक देखने को मिलता है या पोर्टल ट्रायड देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, हेक्सागोनली अरेंज लोब्यूल्स होते हैं। सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है। एजिस के ऊपर पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें होती है, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट और लिम्फेटिक्स आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक हो गया। क्लियर। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती होती है। अब लीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, लीवर के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, ये पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। सेंटर में आपका क्या है, सेंट्रल वेन है। और एजिस पे क्या है, पोर्टल ट्रायड आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और सेंट्रल वेन से आपको क्या नजर आ रहे हैं, ओके, आपको क्या नजर आ रहे हैं, हेपेटोसाइट्स के कोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया। हेपेटोसाइट के कोड्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक हेपेटोसाइट को पकड़ लेते हैं, सपोज ये हेपेटोसाइट है। अब हेपेटोसाइट की दो सरफेस है, एपिकल सरफेस और बेजोलैटरल सरफेस। एपिकल सरफेस और बेजोलैटरल सरफेस। जो एपिकल सरफेस होती है वो किसको फेस कर रही है, बाइल कैनालिकुलाई को। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये आपका क्या है, बाइल कैनालिकुलाई है। ये आपका बाइल कैनालिकुलाई है। ठीक हो गया। तो ये आपकी कौन सी सरफेस होगी, ये आपकी एपिकल है। और ये वाली कौन सी सरफेस है, ये आपकी कौन सी है, बेजोलैटरल है। ठीक हो गया। तो सपोज ये एक आपका हिपैटोसाइट है, इसकी जो एपिकल सरफेस है वो किसको कर रही है, बाइल कैनालिकुलाई को कर रही है, फेस कर रही है। और उसकी बेजल सरफेस है वो किसको कर रही है, साइनोसॉइड्स को कर रही है। और याद करना, साइनोसॉइड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स है, ज्यादा आपका पोर्टल वेन का ब्लड आता है। ठीक हो गया। लीवर के अंदर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, कुफर सेल्स, वो साइनोसॉइड्स के अंदर पड़े होते हैं जिनका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा एक स्पेस ऑफ डिस भी आती है। एक स्पेस ऑफ डिस वो स्पेस है जो कि ब्लड और हिपैटोसाइट्स के दरमियान में होती है। ओके, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस। ठीक हो गया, स्पेस ऑफ डिस। तो स्पेस ऑफ डिस किसके दरमियान में है, स्पेस ऑफ डिस ये वो स्पेस है जो ये हेपेटोसाइट है और ये एंडोथेलियल सेल है, उसके दरमियान में आपको स्पेस ऑफ डिस देखने को मिलती है। स्पेस ऑफ डिस के अंदर स्टीलेट सेल्स होते हैं जिनको I2 सेल भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, विटामिन ए को स्टोर करते हैं। विटामिन ए को स्टोर करते हैं। इसके अलावा जब ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब आपका लीवर ज्यादा डैमेज हो जाएगा, आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे कंपनसेट करोगे, आप उसको फाइब्रोसिस के जरिए कंपनसेट करोगे। यानी अगर लीवर का पैरेनकाइमा ज्यादा डैमेज हो जाए तो हिपैटिक फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। और ये सिरोसिस में देखने को मिलती है। अब लीवर के पास जो ब्लड सप्लाई है वो डुअल होती है, पोर्टल वेन से भी आती है और हिपैटिक आर्टरी से भी आती है। ज्यादा ब्लड आपका कहाँ से आता है, पोर्टल वेन से आता है एज कंपेयर टू हेपेटिक आर्टरी। ज्यादा ब्लड कहाँ से आता है, पोर्टल वेन से आता है एज कंपेयर टू हेपेटिक आर्टरी। तो ये आपने इसको रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो ये आपको बेसिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लीवर का। इसके अलावा अब यहाँ पे जो जोन है लीवर के, उसके तीन जोन बनाए हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 1 है इसको बोलते हैं पेरीपोर्टल, यानी वो जोन जो के पोर्टल ट्रायड के करीब पड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं पेरीपोर्टल। जो कि पोर्टल ट्रायड के करीब पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पेरीपोर्टल। जोन 2 वाला दरमियान में है, और वो वाला जो कहने का मतलब है सेंट्रल वेन के करीब पड़ा हुआ है, सेंटर के करीब पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पेरी सेंट्रल। यानी जो जोन 3 है ये सेंटर के करीब पड़ा हुआ है और पोर्टल ट्राइड से सबसे दूर में पड़ा हुआ है। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो जोन 1 है ये पेरीपोर्टल है
और ये सबसे पहले ये वायरल हेपेटाइटिस से इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस में जो वायरस होता है वो ब्लड के जरिए एंटर होता है, और ये वाले जो हिपैटोसाइड है ये ब्लड के नजदीक पड़े हुए हैं, तो इनके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और सबसे पहले वायरस भी आ जाएगा। और ये जो होते हैं ये सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज से रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब अगर ब्लड फ्लो कम आ रहा हो तो इनकी जरूरियात पूरी हो जाती है। मतलब ब्लड भी ज्यादा आएगा पहले आएगा, टॉक्सिन्स भी ज्यादा आएंगे पहले आएंगे, और हेपेटाइटिस भी पहले आ जाएगा। जोन 2 को जो इन्वॉल्व करता है वो येलो फीवर होता है। जो जोन 3 है ये सेंटर वाला है। दिस इज द फर्स्ट जोन जो स्कीमिया से अफेक्टेड होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स पड़े होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव यही जोन होता है, और ये जोन मेटाबॉलिक टॉक्सिन से काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक हो गया? टॉक्सिन से सेंसिटिव होता है कौन से? एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिफेम्पिन, एस्टामाइनोफेन, और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ये भी आपको इस जोन में देखने को मिलता है। तो जोन 1 इसमें वायरल हेपेटाइटिस होता है और कोकेन पॉइजनिंग होती है। ठीक हो गया? दूसरा जोन 2 इसमें येलो फीवर होता है। जोन 3 इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, रिफेम्पिन, एस्टामाइनोफेन। ओके, इसका निमोनिक है केयर करना। सी से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ए से एस्टामाइनोफेन है, आर से रिफेम्पिन है, ई से एथेनॉल है, और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस वो भी जोन 3 में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद बिलियरी स्ट्रक्चर है। बिलियरी स्ट्रक्चर है लाइक इस डायग्राम में देखो, ये MRCP कराया हुआ है, एग्जाम नहीं MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्राटोग्राफी। इसके अंदर आपको फिलिंग डिफेक्ट मिल रहा है। फिलिंग डिफेक्ट स्टोन की वजह से होता है या CBD के स्टोन की वजह से होता है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बिलियरी स्ट्रक्चर का। यहाँ पे तो डिजीजेस को लेके बैठ गया। बिलियरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? लीवर आएगा। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। वो बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट से आता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा। जब आपकी फूड की डाइजेशन होती है तो ये बाइल गाल ब्लेडर से होता हुआ सिस्टिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ आपका कहाँ चला जाएगा? ओके, डूडिनम के सेकंड पार्ट में एंटर हो जाएगा। डूडिनम के सेकंड पार्ट में एंटर हो जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट के साथ पेनक्रियाटिक डक्ट भी फ्यूज करती है, और ये दोनों एम्पुला ऑफ वेटर, ओके, इसमें आके खत्म होती है। ये डूडिनम का पार्ट है, एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, ठीक हो गया? बल्कि डूडिनम का पार्ट तो डूडिनल पैपिला होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। तो आपका बिलियरी अपरेटस कैसे बनता होता है? बिलियरी अपरेटस ऐसे बनता है, गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट आती है, और जो सिस्टिक डक्ट होती है और कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है ये मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ये मिलके एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है। एम्पुला ऑफ वेटर मेजर डूडिनल पैपिला पे आके ओपन होता है, और इसको कवर करने वाला एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक हो गया? क्लियर? ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब गाल ब्लेडर के अंदर गाल स्टोन आपको ज्यादातर देखने को मिलते होते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो गाल ब्लेडर में अगर स्टोन हो तो फीलिंग डिफेक्ट होगा। अगर कॉमन बाइल डक्ट में है तो कॉमन बाइल डक्ट में फीलिंग डिफेक्ट होगा। अगर ऐसे गाल स्टोन जो कॉमन बाइल डक्ट और पेनिक्राटिक डक्ट इसके जंक्शन पे होते हैं, यानी एम्पुला ऑफ वेटर पे अगर गाल स्टोन हो जाए तो वो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों को बंद कर देगा। दिस इज कॉल्ड डबल डक्ट साइन, जिसकी वजह से कोलेंजाइटिस होगा, क्योंकि आपकी कौन सी डक्ट बंद हो गई है? आपकी CBD बंद हो गई है, कॉमन बाइल डक्ट बंद हो गई है, बाइल की स्टेसिस होती है वो इन्फ्लेमेशन करा देगा और कोलेंजाइटिस हो जाएगा और पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। अगर ट्यूमर हेडोपेनक्रियास का है, ट्यूमर अगर हेडोपेनक्रियास का है वो किसको कंप्रेस करेगा? कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करेगा। जब कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा? गाल ब्लेडर का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो जॉन्डस होगा वो पेनलेस होगा। दिस इज कॉल्ड कुर्वोजिया लॉ। कुर्वोजिया लॉ ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट को पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है, पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है और गाल ब्लेडर का साइज बढ़ा हुआ है, तो वो हमेशा मेलिग्नेंसी की वजह से होता है, कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास की वजह से होगा, वो गाल स्टोन की वजह से नहीं होगा। क्यों? गाल स्टोन इन्फ्लेमेशन कराते हैं गाल ब्लेडर की। ओके, गाल स्टोन आपकी इन्फ्लेमेशन कराते हैं गाल ब्लेडर की। जब इन्फ्लेमेशन कराते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? ओके, फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस की वजह से गाल ब्लेडर का साइज छोटा हो जाएगा, शॉर्टन्स हो जाएगा। क्लियर? जिसकी वजह से गाल ब्लेडर पाल्पेबल नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कुर्वोजिया लॉ। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद फीमोरल रीजन है। फीमोरल रीजन, ओके, फीमोरल रीजन, ओके, फीमोरल रीजन इसको मैंने शायद एनाटमी शेल्फ नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था, तो इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ओके, तो जो फीमोरल रीजन होता है,
फीमोरल रीजन के अंदर एक ट्राइंगल आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड फीमोरल ट्राइंगल। तो ये पूरा फीमोरल ट्राइंगल है। फीमोरल ट्राइंगल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका निमोनिक है VAN, यानी सबसे ज्यादा जो मीडियल पड़ी होती है वो वेन पड़ी होती है, फिर उसके बाद आर्टरी आती है, फिर नर्व लैटरल पड़ी होती है। वेन से भी मीडियल क्या पड़ी होती है, वेन से भी मीडियल क्या पड़ी होती है, फीमोरल केनाल मीडियल पड़ी होती है। यानी जो फीमोरल रीजन है उसमें आपको नर्व, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक्स ये आपको लैटरल टू मीडियल देखने को मिलते हैं। लिम्फेटिक्स फीमोरल केनाल के अंदर पड़े होते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ फीमोरल रीजन के अंदर फीमोरल ट्राइंगल में सबसे मीडियल मोस्ट क्या होता है, फीमोरल केनाल होती है, फिर आपका फीमोरल आर्टरी, फिर आपका फीमोरल वेन आता है, फिर फीमोरल आर्टरी आ जाती है। ठीक हो गया। और जो फीमोरल रिंग है वो क्या होती है, फीमोरल केनाल की ओपनिंग को कहते हैं। ठीक हो गया, फीमोरल केनाल की ओपनिंग को कहते हैं। तो जो फीमोरल ट्राइंगल है उसमें नर्व, आर्टरी, वेन आपको देखने को मिलती है, और इनको कवर करने वाली एक शीट होती है उसको बोलते हैं फीमोरल शीट, जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आपको देखने को मिलती है। इंग्वाइनल लिगामेंट आपका एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल इसको आपस में जोड़ता होता है। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने बता दिया है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका हर्नियास वगैरह आना शुरू हो गया। अब हर्नियास को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ था एनाटमी शेल्फ नोट्स के अंदर, आप उसको जरूर देख लेना, लेकिन चलो जल्दी जल्दी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं हर्नियास को। अब हर्निया होता क्या है, हर्निया इज अ प्रोट्रियन ऑफ अ विस्कस और अ पार्ट ऑफ अ विस्कस, यानी कोई विस्कस है, ओके, या कोई पार्ट ऑफ अ विस्कस है, किसी एबनॉर्मल ओपनिंग में से पास करेगा इन अ वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी। तो ये हर्निया की डेफिनेशन होती है। ओके, तो हर्निया की क्या डेफिनेशन होती है, हाँ, ये क्या हो गया है, आई थिंक सब कुछ ओके है। ठीक है। ओके, तो हर्निया की क्या डेफिनेशन होती है, हर्निया की क्या डेफिनेशन होती है, हर्निया इज अ प्रोट्रियन, प्रोट्रियन ऑफ अ विस्कस, तो कोई विस्कस या पार्ट ऑफ अ विस्कस, कोई विस्कस है या पार्ट ऑफ अ विस्कस है, थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक हो गया, कोई एबनॉर्मल ओपनिंग से कोई विस्कस या एबनॉर्मल विस्कस या पार्ट ऑफ अ विस्कस किसी ओपनिंग में से पास कर गया है। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं हम हर्निया कहते होते हैं। अब हर्निया आपका इंग्वानल हर्निया होता है और फीमोरल हर्निया होता है। ओके, ठीक हो गया, हर्निया होता है आपका, यानी हर्निया हम बेसिकली डिवाइड कर देते हैं हर्निया को। ओके, अगर आपको पेशेंट को कोई स्वेलिंग मिल रही है, इंग्वाइनो सक्रोटल रीजन पे स्वेलिंग मिल रही है, और वो स्वेलिंग प्यूबिक टुबरकल से इंफीरो लैटरल है, अगर वो स्वेलिंग आपको प्यूबिक टुबरकल से इंफीरो लैटरल मिलता है, मतलब हर्निया आपका प्यूबिक टुबरकल से इंफीरो लैटरल है, तो वो कौन सा हर्निया होता है, वो आपका फीमोरल हर्निया होता है। वो कौन सा हर्निया होता है, फीमोरल हर्निया। अगर प्यूबिक टुबरकल से हर्निया सुपीरोमीडियल होता है, ओके, तो वो कौन सा होता है, वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। वो कौन सा होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है। ठीक हो गया। फिर इंग्वानल हर्निया दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट वाला। जो डायरेक्ट वाला होता है वो आपका, कहने का मतलब है डायरेक्टली एंटर हो जाता है, मतलब पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल किनाल से एंटर हो जाता है। ठीक हो गया। और जो इनडायरेक्ट वाला होता है वो डीप रिंग के थ्रू एंटर होता है, डीप रिंग के थ्रू एंटर होता है। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इंग्वानल किनाल का। इंग्वानल किनाल एक ओब्लिक पैसेज वे है जिसकी दो ओपनिंग होती है, एक होती है डीप ओपनिंग होती है, दूसरी आपकी सुपरफिशियल ओपनिंग होती है। इन दोनों ओपनिंग के दरमियान में जो किनाल होती है उसको बोलते हैं इंग्वानल किनाल। ठीक हो गया। अब जो इंग्वानल किनाल में दो ओपनिंग होती है, डीप रिंग या इंटरनल रिंग, ओके, और जो आपका सुपरफिशियल रिंग या एक्सटर्नल रिंग। जो डीप रिंग होती है, ओके, ये फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस के अंदर होती है, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस में डिफेक्ट होता है। और जो आपका, कहने का मतलब है, सुपरफिशियल रिंग होती है, ये कहाँ पे पड़ी होती है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस के अंदर आपको देखने को मिलती होती है। सही हो गया। तो ये बेसिक चीजें आपको बताई हुई है, बस आपने ये चीजें रट्टा मार लेनी है। यहाँ पर आपको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स ये भी देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरल है तो वो इनडायरेक्ट है, अगर वो हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से मीडियल है तो वो डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब याद करना, जो इंग्वानल किनाल है इसकी जो पोस्टीरियर वाल है वो किससे बनती है, वो फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस से बनती है। किससे बनती है, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस से बनती है। किससे बनती है, फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस से। अगर आपका हर्निया फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस के जरिए एंटर हो रहा है इंग्वानल किनाल में, वो डायरेक्ट वाला है। अगर वो डीप रिंग के थ्रू हो रहा है
तो वो इनडायरेक्ट वाला है। बाकी यहाँ पे लेयर्स लिखी हुई है एब्डोमेन की। एब्डोमेन की लेयर्स क्या क्या होती है? सबसे पहले आपका स्किन, फिर सबकुटेनियस टिश्यू, फिर आपका सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया आता है, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पैराइटल पेरिटोनियम है। ठीक हो गया। और रट्टा मार लेना, इंगुइनल किनाल से मेल में क्या पास करता है? इंगुइनल किनाल से मेल में स्पर्मेटिक कोड पास करता है, और फीमेल के अंदर आपका क्या पास करता है? ओके, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ओके, ये पास करता होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये पास करता होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो अगर हर्निया आपका एब्डोमेन की पोस्टीरियर वाल से एंटर हो रहा है तो वो डायरेक्ट है, अगर हर्निया डीप रिंग के थ्रू हो रहा है तो वह इनडायरेक्ट हर्निया है। अब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसकी क्या क्या लेयर्स होती है? उसका मिमोनिक है आइस टी। ओके, ओके, आइस टी आ जाएगा। ठीक हो गया, आइस टाई, आइस टाई बताया हुआ है। ओके, सिंपली अगर बताऊं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि एक्सटर्नल ओब्लिक से आता है, क्रीमास्टिक फेशिया इंटरनल ओब्लिक से आता है, और इंटरनल वाला यानी मिमोनिक है आइस टी। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक हो गया, तो ये मिमोनिक आ जाएगा। इसके बाद जो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है उसके जरिए जो हर्निया होता है वो कौन सा होता है? वो आपका कौन सा हर्निया होता है? वो आपका कहने का मतलब है डायरेक्ट हर्निया होता है। अब जो हर्निया असल में वो किस जगह से आता है, किस ट्राइंगल के थ्रू आता है, उस ट्राइंगल को बोलते हैं हैसलबैक ट्राइंगल। तो जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो किस ट्राइंगल के थ्रू आता है? उस ट्राइंगल को बोलते हैं हम हैसलबैक ट्राइंगल। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको? हैसलबैक ट्राइंगल कहते होते हैं। हैसलबैक ट्राइंगल की क्या बाउंड्रीज होती है? हैसलबैक ट्राइंगल के मीडियली क्या होता है? ओके, हैसलबैक ट्रायंगल के मीडियली क्या होता है? आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। ओके, लैटरली आपका क्या आता है? लैटरली आपका इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वैसल्स आती है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वैसल्स आती है। और इंफीरियरली क्या होता है? इंफीरियरली आपका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ठीक हो गया। ओके, और इस ट्राइंगल में से जो हर्निया आता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट हर्निया। ठीक हो गया, क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इंग्वाइनल किनाल के क्या कंटेंट होते हैं? फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, मेल में स्पर्मेटिक कोट, वास डिफरेंस, इलियो इंग्वाइनल नर्व, इंटरनल स्पर्मेटिक वेसल्स, ये सारी आ जाती है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। इसके बाद हम हर्निया को डिफाइन कर देते हैं। हर्निया क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ अ विस्कस ऑफ अ पार्ट और अ पार्ट ऑफ अ विस्कस। कोई विसरा या कोई पार्ट ऑफ अ विसरा किसी ओपनिंग में से पास कर रहा है, खास तौर पर किसी जगह पे वीकनेस है। ठीक हो गया, जैसे वीकनेस आपकी एब्डोमेन की दीवार के अंदर थी, वीकनेस आपकी डीप रिंग के अंदर थी, वीकनेस आपकी फीमोरल रिंग के अंदर थी, या आपने इंसियन दिया है वो कमजोरी हो गई है, इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। अब जो हर्निया के कंटेंट है वो वो फंस सकती है, ट्रैप हो सकती है, जिसकी वजह से इनकार्सिरेशन हो जाती है। इनकार्सिरेशन का मतलब है इरिड्यूसिबिलिटी। ओके, इनिशियली हर्निया क्या होता है? रिड्यूसिबल होता है। रिड्यूसिबल का मतलब है कि उंगली मारोगे या रेस्ट करोगे वो वापस चला जाएगा। अगर वो वापस नहीं जाता इसको बोलते हैं इनकार्सिरेशन। तो इनकार्सिरेशन का मतलब है वो एब्डोमेन और पेल्विस में नहीं जा पाएगा। जब एब्डोमेन पेल्विस में नहीं जा पाएगा, अपनी ही ब्लड सप्लाई को ओक्लूड कर देगा, तो स्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, और स्ट्रैंगुलेशन होती है। इस तरह की हर्निया को कॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं। यानी ये कैसे पता लगेगा कि आपका इरिड्यूसिबल हर्निया है? जब आप प्रेशर लगाओगे या सुपाइन पोजीशन पे लेटोगे, हर्निया वापस नहीं जाएगा। और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का क्या मतलब है? नेक्रोसिस हो गई है, यानी पेशेंट को फीवर, एरिथीमा, टेंडनेस, इन्फ्लेमेशन के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहला हर्निया है स्पिगिलियन हर्निया। स्पिगिलियन हर्निया को बोलते हैं स्पोंटेनियस लैटरल वेंट्रल हर्निया, या फिर हर्निया ऑफ सेमी लूनर वाल्व। ठीक हो गया, सेमी लूनर लाइन कहना, वाल्व नहीं है। इसको दूसरा नाम पढ़ लो, स्पोंटेनियस खुद ब खुद होता है, लैटरल साइड पे होता है, वेंट्रल एंटीरियर दीवार में होता है। ठीक हो गया। अब मुझे एक डायग्राम दिखानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे डायग्राम इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट ही नहीं है। ओके, और मेरी डायग्राम आपको पता है बहुत सारी डायग्राम होती है। ठीक हो गया। अब होता क्या है? होता ये है कि आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल और दूसरी तरफ आपका सेमी लूनर लाइन। ओके, सेमी लूनर लाइन, उसके दरमियान में एक डिफेक्ट आ जाता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल और सेमी लूनर लाइन, उसके दरमियान में डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मैं आपको ये कहूंगा कि इसकी एक डायग्राम आप गूगल क्रोम से देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब जो सेमी लूनर लाइन है वो होती क्या है? सेमी लूनर लाइन क्या होती है?
पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होती है, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होती है, उसको बोलते हैं। सपोज ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, उसके आगे क्या होती है, उससे आगे क्या होती है, एंटीरियर रेक्टस शीथ। जो पीछे क्या होती है, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। जो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है उसकी इंफीरियर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, हम सेमिलूनर लाइन या आर्क्यूएट लाइन कहते हैं। अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए, सपोज इसमें डिफेक्ट आ गया, ओके, इसमें मतलब अगर पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है ही नहीं और ये सुराख काफी बड़ा हो गया, तो इसमें से क्या आना शुरू हो जाएगा, इसमें आपके इंटेस्टाइन वगैरह हर्निएट करना शुरू कर जाती है। तो अगर आपका कहने का मतलब है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ नहीं है और सेमिलूनर लाइन और रेक्टस एब्डोमिनस मसल इसके दरमियान में गैप ज्यादा हो गया है, तो आपका पार्ट आपका आना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन हर्निएट कर जाता है, पेशेंट को लंप होगा स्पिगिलियन लाइन के अंदर। और डायग्नोसिस कैसे करोगे, अल्ट्रासाउंड से और सीटी स्कैन से। इसके बाद है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया वगैरह आ जाती है, नहीं ये सिंपल डायफ्रामेटिक हर्निया है। एक कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया भी होता है, इसमें डायफ्राम का पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाता, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया का क्या मतलब है, जो डायफ्राम होता है ये हमारी दो कैविटीज को डिफरेंशिएट करता है। डायफ्राम से ऊपर आपकी थोरेसिक कैविटी है और इससे नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपके इंटेस्टाइन स्टोमक है और थोरेसिक कैविटी में लंग्स है। अगर डायफ्राम में कोई डिफेक्ट होगा तो जो एब्डोमिनल विसरा आते हैं वो थोरेसिक कैविटी में आते हैं, लंग्स को कंप्रेस कर देती है, मीडियस्टिनम को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देती है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या है, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर थोरैक्स में एंटर हो जाती है, जो बोवल साउंड्स होती है अब आपको चेस्ट की ऑस्कल्टेशन में फील होती है। अब जो मोस्ट कॉमन होता है इन्फेंट में और अडल्ट में होता है। इन्फेंट में ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का। जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ये डायफ्राम को बनाती होती है। जब प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेफ्ट साइड पर डायफ्राम नहीं होता, जब लेफ्ट साइड पर डायफ्राम नहीं होता, ओके, राइट साइड पे ज्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि राइट साइड पे लीवर प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला डेवलप नहीं हुआ, तो लेफ्ट साइड पर आपके जो इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, वो लंग्स में आ जाएगा, लंग्स को कंप्रेस करेगा और पेशेंट को आरसीबी हो जाएगा। ओके, आरसीबी, आरसीपी या आरबीसी वैसे रट्टा मार लो। अब आर से क्या है, आर से आपको क्या मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, क्यों, लंग्स कंप्रेस हो रहे हैं। ओके, सी से क्या मिलेगा, सी से आपको कहने का मतलब है साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा स्केफाइड एब्डोमन मिलेगा क्योंकि एब्डोमन सारा संकन हो गया है, एब्डोमन के कंटेंट थोरैक्स में चले गया। और डी से क्या है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, हार्ट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अडल्ट में क्या होगा, अडल्ट में अगर आपका एक लिगामेंट होता है जो कि डायफ्राम को इसोफेगस से जोड़ता है, उसको बोलते हैं फ्रेनो इसोफीज फ्रेनो इसोफीजियल लिगामेंट, फ्रेनो इसोफीजियल लिगामेंट। अच्छा, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में लूप्स ऑफ बोविल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इंटेस्टाइन में आपको देखने लूप्स ऑफ बोविल आपको थोरैक्स में देखने को मिल रहे हैं। इन्फेंट में तो ये है कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन नहीं बनी। अडल्ट में क्या होगा, जो फ्रेनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन है, फ्रेनो इसोफेजियल, फ्रेनो डायफ्राम को बोलते हैं, इसोफेजियल आपका इसोफेगस है, ये मेम्ब्रेन नहीं बनी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसोफेजियल हाइटस है उसमें से स्टोमक हर्निएट करना शुरू कर जाएगा। जब स्टोमक हर्निएट कर जाएगा दिस इज कॉल्ड हाइटल हर्निया, ठीक हो गया। अब जो हाइटल हर्निया होता है दो तरह का होता है, स्लाइडिंग और पैरा इसोफेजियल। जो स्लाइडिंग वाला होता है ये ज्यादा कॉमन होता है, स्लाइडिंग वाला ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलता है। अब स्लाइडिंग वाले में क्या है, जो स्टोमक का जो कार्डिया है वो ऊपर चला गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मार देना, इसमें जो गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन है, ये गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन है, ये भी ऊपर चला गया है। जब गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन ऊपर चला गया है, इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब ये है कि जो आपका कहने का मतलब है, ये आपका डायाफ्राम है, जो आपका गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन है वो ऊपर चला गया है, मतलब जो आपका स्टोमक का एसिड है, कार्डियो का एसिड है, वो डायरेक्टली इसोफेगस में चला जाएगा। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट को गर्ड होगा। तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन ऊपर जाता है, कार्डिया हर्निएट कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, और गिलास स्टोमक बोलते हैं, और गिलास स्टोमक, ठीक हो गया, बिल्कुल शीशा के गिलास की तरह स्टोमक हो जाता है, इस तरह का जो शराब वाला प्याला होता है बिल्कुल वैसा बन जाता है। वो पेशेंट में गर्ड होगा क्योंकि कार्डिया का एसिड इसोफेगस में चला जाएगा। अब देखो पैरा इसोफेजियल हर्निया, इसको रोलिंग हर्निया कहते हैं। इसमें जो गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन है वो नॉर्मल है, लेकिन फंडस आपका थोरैक्स में चला गया है, ठीक हो गया। इसमें आपको गर्ड नहीं देखने को मिलता, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन नहीं देखने को मिलता। इसके बाद है आपका फिमोरल हर्निया। जो फिमोरल हर्निया होता है इंफीरियर लैटरल स्वेलिंग कराता होता है,
फीमोरल किनाल के थ्रू होता है, ठीक हो गया। और फीमोरल किनाल की जो ओपनिंग है उसको फीमोरल रिंग कहते हैं। और फीमोरल हर्निया आपका फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे फीमोरल हर्निया किस में ज्यादा कॉमन है, तो आपने आंसर देना फीमेल में। जो फीमोरल हर्निया होता है उसमें स्ट्रैंगुलेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो हर्निया का सैक होता है उसकी जो नेक होती है नैरो होती है, मतलब इसके इरिड्यूसिबिलिटी और स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद आपका डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया है। जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो आपका कहने का मतलब है इंग्वानल ट्राइंगल या हैसलबैक ट्राइंगल से आता है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल किनाल इसके जरिए एंटर होता है। क्लियर? ठीक हो गया। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से मीडियल पड़ा होता है। क्लियर? सुपरफिशियल रिंग से लीव करता होता है। क्लियर? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया से कवर होता है। ओल्डर मेल्स में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें वीकनेस आपको देखने को मिलती होती है। जो आपका इनडायरेक्ट वाला है वो इंटरनल रिंग के थ्रू होता है। इंटरनल डीप रिंग से एंटर हुआ, डीप रिंग से एंटर हुआ, सुपरफिशियल रिंग से निकला, स्क्रोटा में घुस गया। ठीक हो गया। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरल होता है। ये क्यों होता है? ये बच्चों में देखने को मिलता है कि जो प्रोसेसस वजाइनालिस है वो क्लोज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो पेरिटोनियल कैविटी से कंटिन्यूअस हो जाएगी और हाइड्रोसील बना देती है। क्लियर? मच मोर कॉमन है मेल्स में। और ये टेस्टिकुलर डिसेंट के पाथवे को फॉलो करता है, तीनों लेयर से कवर होता है क्योंकि ये पूरा उसमें से एंटर हुआ है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपने सारा हर्निया के बारे में पढ़ लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बना लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया का क्या डिफरेंस होता है वो हम बना लेते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्ट हर्निया यहाँ पे लिखते हैं, पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखते हैं और दूसरा डायरेक्ट हर्निया। ओके, ठीक है, इनका डिफरेंस वगैरह लिख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहला है आपका इनडायरेक्ट हर्निया। दिस इज द मोस्ट कॉमन हर्निया। इन डायरेक्ट वाला कम होता है। क्लियर? जो इनडायरेक्ट वाला होता है कॉन्जेनाइटल होता है। ओके, डायरेक्ट वाला एक्वायर्ड होता है। इनडायरेक्ट वाला कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब कास्ट किया था। जो प्रोसेसस वजाइनालिस है वो फेलियर टू क्लोज, मतलब आपका जो प्रोसेसस वजाइनालिस है वो पेटेंट होती है। क्लियर? ठीक हो गया। जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? हर्निया देखने को मिलता है। तो आपकी प्रोसेसस वजाइनालिस क्या होगी? पेटेंट होगी। क्लियर? ठीक हो गया। जबकि डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट वाले केस में आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट वाले केस में आपको वीकनेस मिलती है किसमें? एब्डोमेन की दीवार में। एब्डोमेन की दीवार में वीकनेस आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया। इसके बाद चूंकि इनडायरेक्ट वाला कॉन्जेनाइटल है तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, चाइल्ड में देखने को मिलता है, मेल्स में देखने को मिलता है। जबकि डायरेक्ट वाला आपको एल्डरली में देखने को मिलता है, बूढ़े पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें वीकनेस आपको देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट वाला एंटर होता है इंगुइनल किनाल में। कैसे एंटर होता है? एंटर होता है, ये मैंने क्या ड्रा कर दिया। ओके, ये होता है थ्रू एंटर होता है थ्रू आपका डीप रिंग। डीप रिंग के थ्रू एंटर होता है। जबकि डायरेक्ट वाला ये एंटर होता है वाया, ये कहाँ से एंटर होता है? हैसलबैक ट्राइंगल से। हैसलबैक ट्राइंगल या पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंगुइनल किनाल या फेशिया ट्रांसवर्सालिस, उसके जरिए एंटर होता है। जो आपका दोनों हर्निया है वो सुपरफिशियल रिंग के जरिए लीव कर जाते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट वाला है ये ज्यादा एंटर होता है स्क्रोटम में। ये स्क्रोटम में एंटर हो जाता है ज्यादातर। ओके, जबकि डायरेक्ट वाला स्क्रोटम में बहुत कम एंटर होता है, स्क्रोटम तक एक्सटेंड नहीं करता होता। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद कहने का मतलब है जो ये बता दिया है, जो इनडायरेक्ट वाला होता है वो स्पर्मेटिक कोड के अंदर में से आता है। स्पर्मेटिक कोड के अंदर से आता है थ्रू द स्पर्मेटिक कोड, मतलब स्पर्मेटिक कोड के अंदर से आता है। जबकि डायरेक्ट वाला वो स्पर्मेटिक कोड के पैरेलल होता है, मतलब इंग्वानल किनाल के अंदर होता है लेकिन स्पर्मेटिक कोड के अंदर नहीं होता। ठीक हो गया। जब इनडायरेक्ट वाला स्पर्मेटिक कोड के अंदर होता है तो उसको कवर करने वाली तीनों लेयर्स आ जाएगी स्पर्मेटिक कोड के। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। जबकि इसको कवर करने वाला, डायरेक्ट को कवर करने वाला एक ही लेयर होता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक हो गया। क्लियर?
उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने सारा डिफरेंस बता दिया है। इसके अलावा जो आपका कहने का मतलब है, जो इनडायरेक्ट वाला होता है वो लैटरल होता है किसके, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वैसल से, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वैसल से। जबकि डायरेक्ट वाला क्या होता है, ये आपका मीडियल पड़ा होता है, मीडियल पड़ा होता है आपका। क्लियर, ये आपका डायरेक्ट वाला मीडियल पड़ा होता है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल से। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आगे हर्निया के बारे में, तो ये हमने सारा पढ़ लिया एनाटमी के बारे में। ओके, एनाटमी के बारे में पढ़ लिया है, तो उसको बंद करते गए हम एनाटमी को अच्छे से पढ़ लिया है, और अब मुझे एनाटमी से नफरत हो गई है। ओके।